तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है हम लोग ग्रुप सी में इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग उदारीकरण का जो टॉपिक है लिबरलाइजेशन इसको कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हम लोग निजीकरण यानी कि दी पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इसको स्टार्ट किए थे। निजीकरण क्या है इसको हम लोग समझे थे पिछली क्लास में। इसके बाद पिछली क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे कि निजीकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम या फिर निजीकरण को लागू करने का तकनीकी उपाय या फिर इसी को ही हम लोग बोलते हैं निजीकरण की विशेषताएं। तो सिंपल से बात है, निजीकरण को लागू करने के लिए सरकार जो है वो आपका 6 प्रकार का आर्थिक सुधार अपनाता है और वो है आपके 6। पहला जैसे कि बी आरक्षण की नीति, उसके बाद बी लाइसेंसिंग की नीति, तीसरा है रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति, चौथा है लोक उपक्रमों में सुधार, इसी को ही महारत्न एवं नवरत्न की नीति कहते हैं और इसी को ही जो है वो आपका विनिवेश नीति भी कहते हैं। पांचवा आर्थिक सुधार है आपका MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की नीति और छठा है आपका स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की नीति। ये 6 आर्थिक सुधार को गवर्नमेंट जो है वो करता है, आर्थिक सुधार जिसके द्वारा आपका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण संभव हो पाता है, निजीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें हम लोग देखें तो आपका बी आरक्षण की नीति, बी लाइसेंसिंग की नीति, रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति इसको हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में ही। इसके साथ ही साथ लोक उपक्रमों में सुधार इसको भी हम लोग पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। और लोक उपक्रमों में सुधार इसी को ही महारत्न और नवरत्न की नीति कहते हैं और इसी को ही आपका विनिवेश नीति कहते हैं, ठीक है ना। तो लोक उपक्रमों में सुधार इसको हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग महारत्न और नवरत्न की नीति को पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो आपका विनिवेश नीति है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा आपको बताया गया था कि जो आपका लोक उपक्रमों में सुधार इसी को ही महारत्न और नवरत्न की नीति कहते हैं और इसी को ही आपका विनिवेश नीति भी कहते हैं। तीनों जो है वो एक ही है और तीनों में थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, वो हम लोग जानते हैं। जैसे लोक उपक्रमों में सुधार ये क्या था वो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और हम लोग ये भी देखे थे कि जो लोक उपक्रम है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका डिपार्टमेंटल PSU और एक आपका नॉन डिपार्टमेंटल PSU। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जाने थे हम लोग। और साथ ही साथ लोक उपक्रमों में सुधार की जो नीति है इसको करने के लिए हम लोग 2 तरह का प्रयोग करते हैं, एक आपका महारत्न एवं नवरत्न की नीति लाते हैं और इसके अलावा MOU की भी नीति लाते हैं, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। आज हम लोग महारत्न, मिनी रत्न एवं नवरत्न की नीति के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका मिनी रत्न है इसका भी 2 श्रेणी होता है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। ये सभी क्या है, तो पहले हम लोग महारत्न पढ़ेंगे, फिर हम लोग मिनी रत्न पढ़ेंगे। मिनी रत्न का 2 श्रेणी है, दोनों को जानेंगे। उसके बाद नवरत्न इसको पढ़ेंगे, उसके बाद तीनों का नीति क्या है वो जानेंगे। तो लोक उपक्रमों में सुधार हेतु भारत सरकार के द्वारा 1997 में नवरत्न की नीति को लागू किया गया था। तो जो आपका लोक उपक्रम है यहाँ पे सुधार करने के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि PSU में सुधार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नवरत्न की नीति को लाया गया था और ये कब लाया गया था, तो 1997 में लाया गया था। किंतु 2010 में सरकार के द्वारा लाभ अर्जित करने वाले लोक उपक्रमों को उसके टर्नओवर और उसके जो शुद्ध परिसंपत्ति यानी कि नेटवर्थ इसके आधार पे 3 वर्गों में विभाजित किया, जिसको महारत्न, नवरत्न और आपका मिनी रत्न की नीति भी कहा जाता है। तो 1997 में नवरत्न की नीति को लाया गवर्नमेंट ताकि जो लोक उपक्रम है यहाँ पे सुधार किया जा सके। इसके बाद 2010 में सरकार के द्वारा वैसे कंपनी जो लाभ अर्जित करने वाले वैसे लोक उपक्रम जिनका टर्नओवर और शुद्ध परिसंपत्ति इनके आधार पे इनको 3 कैटेगरी में फिर बांट दिया। तो लाभ अर्जित करने वाले जो भी PSU है, लोक उपक्रम है, उनको उनके टर्नओवर कितना हो रहा है, उनका शुद्ध परिसंपत्ति कितना बच रहा है, इनके आधार पे इनका जो है वो 3 भाग में बांट दिया गया। नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ होता है और नेट वर्थ मतलब शुद्ध परिसंपत्ति होता है और टर्नओवर यानी कि पूरे साल भर में कितना वो बेचा, कितना उत्पादन किया, ये सभी को टर्नओवर कहते हैं। क्लियर? अब देख लीजिए, इसको 3 वर्गों में विभाजित किया जिसको महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न की नीति हम लोग कहते हैं। मिनी रत्न उपक्रमों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अभी बताया कि जो महारत्न है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपका मिनी रत्न है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। 1997 में क्या हुआ, फिर आपका 2010 में क्या हुआ, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ की बात की जा रही है, यानी कि शुद्ध परिसंपत्ति की बात की जा रही है। शुद्ध परिसंपत्ति मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। मतलब एसेट मतलब कितना आप निवेश किए हैं, और लायबिलिटी मतलब कितना देनदारियां हैं। तो आप जितना निवेश किए हैं उसके बाद जितना आप देव के जो आपके पास एक्चुअल में बच रहा डाटा वही आपका नेटवर्थ हो जाएगा। सिंपल समझिए, ऐसे हम कोई फैक्ट्री चला रहे हैं तो फैक्ट्री में हम सालाना जो है वो आपका 50 लाख रुपया निवेश कर रहे हैं हर ये साल भर में एक फैक्ट्री में। उसके बाद मजदूरों को, जो वहाँ पे ऑफिसर है, उनको कच्चा माल, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, ये सभी को हटा देंगे हम। तो 50 लाख निवेश किए हैं, उसके बाद हमको मान के हुआ है 50 लाख निवेश किए और हमको प्रॉफिट हुआ है 80 लाख, मतलब 30 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब उस 30 लाख में हम जो अपना कर्मचारी को, वहाँ पे काम कर रहे मजदूरों को, बिजली के लिए, कच्चा माल के लिए, इन सभी को, यातायात में, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च हो रहा है, इन सभी को सेट कर दे तो इसमें जो है मेरा 10 लाख रुपये और चला गया इन लोगों को वेतन के रूप में पेमेंट करने में। बच गया आपके पास अलग से 20 लाख रुपया। तो जो आपके पास 20 लाख रुपया एक्चुअल में बच रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्थ हो जाएगा। मतलब 50 लाख निवेश किए, 80 लाख कमाए, 80 लाख में 10 लाख रुपया आप पेमेंट कर दिए, बचा कितना, 70 लाख। 70 लाख में तो 50 लाख आपका निवेश था, अब बचा 20 लाख, तो 20 लाख जो बच रहे ही आपका नेटवर्थ है। क्लियर, आगे देख लीजिए। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे महारत्न क्या है, फिर जानेंगे नवरत्न क्या है, फिर जानेंगे मिनीरत्न क्या है। तो महारत्न के बारे में बताया जा रहा है, जिन लोक उपक्रमों का लगातार 3 वर्ष या फिर 3 साल से अधिक समय तक कुल लाभ जो है वो आपका 5,000 करोड़ रुपये इतना रहेगा, और कुल परिसंपत्ति 15,000 करोड़ रुपये रहेगा, और जिसका टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपये रहेगा या फिर उससे अधिक रहेगा, तो उसको ऐसे लोक उपक्रमों को जो है वो आपका महारत्न की संज्ञा दी जाती है, यानी कि उनको महारत्न कहा जाता है। 3 वर्ड, नेट प्रॉफिट लगातार 3 साल कितना होना चाहिए, 500 करोड़ से ज़्यादा। शुद्ध परिसंपत्ति यानी कि नेट वर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, और टर्नओवर जो है वो आपका 25,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तीनों क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा उसको हम लोग महारत्न कंपनी कहते हैं। आगे देख लीजिए महारत्न कंपनियों की विशेषताएं क्या है। तो महारत्न कंपनियों को अनेक प्रकार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय स्वायत्तता प्राप्त होती है, जो कि निम्नलिखित है। तो महारत्न कंपनियों को अलग अलग प्रकार का वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता यानी कि आपका फाइनेंशियल ऑटोनोमस प्राप्त होता है। क्या क्या वो देख लीजिए। इन कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की स्वायत्तता होती है, और यह सरकार के अनुमोदन के बिना एकल परियोजना में अपनी संपत्ति का 15% तक वो निवेश इनको करने का अधिकार होता है। तो जो भी महारत्न कंपनी होंगे उन महारत्न कंपनी को 5,000 करोड़ रुपये तक इन्वेस्ट करने का अधिकार है। आप कीजिए, 5,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, मतलब कि रोजगार वाले क्षेत्र में, यही इंडस्ट्री के फील्ड में ही, या फिर सरकार के अनुमोदन से, सरकार से अनुमति ले लीजिए, या फिर सरकार के अनुमति के बिना किसी एकल परियोजना में, सिंगल जो आपका परियोजना है उसमें अपनी निवल संपत्ति का, अपनी पूरा जो टोटल संपत्ति है, शुद्ध संपत्ति है, उसका आप 15% निवेश कर दीजिए। मान के आपके पास 50 लाख मान लीजिए आपका शुद्ध संपत्ति है, उसका 15% जो भी होगा उसको आपको निवेश करने का अधिकार है बिना सरकार की अनुमति का। या फिर ऐसे कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने का भी अधिकार दिया गया है। ये दोनों में जो याद रहेगा दोनों सही है। दूसरा अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन हेतु विदेशी कंपनियों के साथ इनको कोलैबोरेशन करने की भी स्वायत्तता दी गई है। आप विदेशी कंपनी से भी कोलैबोरेट कर सकते हो। तीसरा इनको अधिकार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा सभी स्तरों पर नियुक्ति स्वायत्तता होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो नियुक्ति है वो आपका गवर्नमेंट करेगा, बाकी बात जितना भी लेवल का जो नियुक्ति होगा, अपॉइंटमेंट होगा, वो खुद करेगा वो। चौथा पॉइंट, आप देखते होंगे कि जो आपका एनटीपीसी है यहाँ पे जीएम होते हैं, महारत्न कंपनी में जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर, इस तरह करके। परिचालन से संबंधित सभी प्रकार के नीति निर्माण की स्वायत्तता इन्हें जो है वो प्राप्त होती है। तो कैसे कंपनी को चलाना है, यानी कि परिचालन से संबंधित सभी प्रकार का जो नीति निर्माण की जो है, कानून बनाने की जो है स्वायत्तता इनको दी गई है। जैसे कि मूल्य निर्धारण करना, डिसाइड करना, कच्चे पदार्थों का खरीद बिक्री करना, ये सभी के ऊपर इनका जो नीति निर्माण खुद ये करेगा और उसको वो
चलाएगा। तो मतलब परिचालन से संबंधित सभी प्रकार के नीति निर्माण की स्वायत्तता जो है वो इनको प्राप्त होती है। वर्तमान समय में देखा जाए तो 12 गो केंद्रीय लोक उपक्रम को महारत्न कंपनी का जो है वो दर्जा दिया गया है। कितना? तो 12 गो। तो 12 गो सेंट्रल PSU है, लोक उपक्रम है, जिनको महारत्न का दर्जा दिया गया है। 12 कौन कौन है? तो सबसे पहले आपका BHEL यानी कि भेल, फिर आपका CIL, फिर आपका है गेल, IOC, उसके बाद ONGC, फिर NTPC, फिर सेल, BPCL, फिर आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद HPCL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद है REC। ये टोटल 12 को केंद्रीय लोक उपक्रम है जिनको महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये हो गया आपका महारत्न कंपनी। फिर हम लोग देखेंगे नवरत्न कंपनी, उसके बाद देखेंगे मिनी रत्न कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब देख लीजिए जो नवरत्न कंपनी है इसकी संख्या बताई जा रही है 13 है। महारत्न कंपनी तो आपका 12 गो था, नवरत्न कंपनी की संख्या 13 बताया जा रहा है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा वर्तमान में कितना है सो। तो बोला जा रहा है कि वैसे केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां यानी कि लोक उपक्रम सेंटर का जिनका विगत 3 वर्षों तक सरकार के द्वारा निर्धारित 6 मापदंडों के आधार पर, देखिए, जिनका विगत 3 वर्षों में सरकार द्वारा निर्धारित 6 मापदंडों के आधार पर 100 में से 60 या फिर अधिक स्कोर प्राप्त करते हैं तो ऐसे कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। सरकार क्या करता है, लगातार 3 साल का डाटा निकालता है, लेता है और उस डाटा के आधार पे 6 गो क्राइटेरिया, 6 गो मापदंड निकालता है कि इसमें सही है, इसमें सही है, कि इसमें गलत है, इसमें सही है, इसमें गलत है, ऐसा करके। और फिर इसमें ना स्कोर देता है कि 100 स्कोर में से आपको कितना स्कोर लाए हैं। अगर जो भी कंपनी 100 स्कोर में से लगभग 60 या फिर उससे अधिक स्कोर करता है तो उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। सिंपल सी बात, क्या बोले हम, वैसे केंद्रीय PSU जिनका विगत मतलब कि लगातार 3 वर्षों में सरकार के द्वारा जो है निर्धारण किया जाता है 6 गो मापदंड, उन 6 गो मापदंडों के आधार पे उनको 100 में से 60 या फिर अधिक अंक प्राप्त करना होता है और जो प्राप्त कर लेते हैं उनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें न्यूनतम 4 स्वतंत्र निर्देशकों का होना आवश्यक है ताकि कार्य निष्पक्ष तरीके से करे। और इसमें जो है वो आपका नवरत्न कंपनी में जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम 4 गो स्वतंत्र निर्देशक होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या हो सके, काम जो है वो कार्य निष्पक्ष तरीके से हो सके। इसके अलावा ये तो था आपका नवरत्न कंपनी का डेफिनेशन। इसके अलावा देख लीजिए स्वतंत्र निर्देशक से यहाँ पे क्या तात्पर्य है। तो स्वतंत्र निर्देशक कहने का मतलब है उस कंपनी से बाहर के लोगों, देखो स्वतंत्र निर्देशक यानी कि उस कंपनी में बाहर के लोग होंगे जो कंपनी से संबंधित नहीं होंगे, देन उसका कंपनी के हित इंटरेस्ट से उसका जो है वो नहीं जुड़ा रहेगा, देन वो अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर पाएगा ओनली यहाँ पे सैलरी बेसिस पे। तो ही इसलिए बोला जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम 4 गो स्वतंत्र निर्देशक होने आवश्यक है। और स्वतंत्र निर्देशक यानी कि वो उस कंपनी का नहीं रहेगा, वो बाहर का लोग रहेगा, जिसके कारण से उसका कंपनी से कोई भी नाता नहीं रहेगा, साठगांठ नहीं रहेगा, उसका हित भी नहीं जुड़ा रहेगा, वो अपना केवल सैलरी मिलेगा, काम करेगा, निकल जाएगा। क्लियर? आगे देख लीजिए। तो हमेशा बताया गया कि 6 गो मापदंड निकाला जाता है, विगत 3 वर्षों के आधार पर देखा जाता है और 6 गो मापदंड में जिसको भी 100 में से 60 अंक मिल गया है वो नवरत्न कंपनी कहलाएगा। आगे देख लो, सरकार के द्वारा निर्धारित जो 6 गो मापदंड है कौन कौन है। पहला है प्रति शेयर आय, दूसरा है कुल शुद्ध आय, तीसरा है उत्पादन एवं सेवाओं की लागत से जनशक्ति यानी कि श्रम लागत, जो लोग काम कर रहे हैं उसी को बोला जा रहा है जनशक्ति। तो उत्पादन और सेवाओं की लागत से जनशक्ति। चौथा है रोजगार सृजन करने की क्षमता कितना है। पाँचवा है औसत वार्षिक निवल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या है, परिसंपत्ति मतलब माइनस देनदारी यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। छठा है आपका औसत वार्षिक कारोबार, कारोबार बोला जाए तो टर्नओवर। ये 6 गो मापदंड देखा जाता है, टर्नओवर देखा जा रहा है, नेटवर्थ देखा जा रहा है, आपका रोजगार सृजन करने की क्षमता को देखा जा रहा है, ऐसे ऐसे करके टोटल 6 गो मापदंड निकाला जा रहा है विगत 3 वर्षों में। और कोई भी कंपनी ये 6 गो मापदंडों के आधार पे 100 में से 60 अंक प्राप्त करती है, 100 में से 60 स्कोर करती है, उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। और वर्तमान समय में नवरत्न कंपनी जो है वो आपका कितना है,
आपका 13 गो है। आप एक बार इसको रीचेक भी कर लीजिएगा अपने आधार पे। ठीक है, नवरत्न कंपनी की भी विशेषता देख लीजिए। जैसे हम लोग महारत्न कंपनी की विशेषता देखिए, सेम इसी तरह नवरत्न कंपनी की विशेषता। तो बोला जा रहा है कि इन कंपनियों को सरकार के अनुमोदन के बिना अपने निवल संपत्ति का 15% या फिर 1000 करोड़ तक निवेश करने की स्वायत्तता होती है। जैसे महारत्न कंपनी को भी अपनी शुद्ध संपत्ति का 15% निवेश करने का अधिकार था, साथ ही साथ उन लोगों को 5000 करोड़ रुपया निवेश करने का अधिकार था, लेकिन नवरत्न कंपनी को 1000 रुपये निवेश करने का अधिकार है और अपने परिसंपत्ति का 15%। दूसरा पॉइंट, इन कंपनियों के द्वारा सभी स्तरों पर नियुक्ति की स्वायत्तता होती है, यानी कि जनरल मैनेजर तक या जीएम तक खुद अपॉइंट करेगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए क्या बोला गया है। पहले तो आपको बताया गया था कि वहाँ पे जो आपका जो महारत्न कंपनी होगा वहाँ पे अनेक प्रकार के जो है वित्तीय प्रबंधकीय स्वायत्तता होती है वहाँ पे। फिर हम लोग देखे थे कि आपका वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा सभी स्तरों पर नियुक्ति की उनको सहायता जो है वो स्वायत्तता होती है, लेकिन नवरत्न कंपनियों को सभी लेवल पे स्वायत्तता होती है नियुक्ति करने का। ये अपना जीएम भी अपने चुनेगा, यानी कि जनरल मैनेजर तक ये खुद अपॉइंट करता है। ठीक ना। कहने का मतलब है इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी, आप खुद ही नियुक्ति कीजिए, जीएम लेवल तक आप खुद यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा इसका विशेषता है कि परिचालन यानी कि ऑपरेशन संबंधी सभी प्रकार के नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन की स्वायत्तता इनको भी होती है। मीन्स गवर्नमेंट नहीं पूछेगा, ये कंपनी खुद अपने आप सब कुछ करेगी, नीति निर्माण भी करेगी, उसको लागू भी करेगी। तो ये हो गया आपका नवरत्न कंपनी। तो महारत्न 12, नवरत्न 13 है कि नहीं है एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा। 13 है, 14 है, 12 है, कितना ये भी चेक कर लीजिएगा। अब देख लीजिए मिनी रत्न कंपनी के बारे में। मिनी रत्न कंपनी की संख्या 74 है, इसको भी आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। तो बोला जा रहा है कि सरकार ने 2010 में मिनी रत्न नामक एक अन्य श्रेणी का निर्माण किया। 2010 से पहले मिनी रत्न नहीं हुआ करता था, लेकिन 2010 में ही मिनी रत्न नामक एक अन्य श्रेणी का निर्माण किया गया, जिसको फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका मिनी रत्न श्रेणी 1 और एक है आपका मिनी रत्न श्रेणी 2। ये 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। श्रेणी 1 क्या है, श्रेणी 2 क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। बोला जा रहा है कि वैसे केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण यानी कि वैसे सेंट्रल पीएसयू जो विगत 3 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहे, यानी कि लगातार 3 साल से वो प्रॉफिट में है, तथा इनका जो औसत वार्षिक निवल संपत्ति है वो ज़्यादा नहीं 300 करोड़ है। कितना है, 300 करोड़ है। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। साथ ही साथ पिछले 3 वर्षों में किसी एक वर्ष का जो लाभ है वो 30 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी कहा जाता है। सिंपल बात बताया गया है। हम लोग महारत्न में देखे थे कि आपका कि जिनका लगातार 3 साल से क्या हो, प्रॉफिट हो, और लाभ जो है वो आपका लगभग 3 साल में लगभग उनका 5000 करोड़ रुपया हो, तो उनको महारत्न करेंगे। और जिनका लाभ लगातार लगभग 300 करोड़ रुपये हो, लाभ अर्जित कर रहे हो तथा जिनका कुल परिसंपत्ति 15000 करोड़ हो तो उनको महारत्न, और जिनका कुल परिसंपत्ति 300 करोड़ हो तो उनको मिनीरत्न श्रेणी 1 कहते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि वैसे पीएसयू सेंट्रल के जो लगातार 3 साल से प्रॉफिट में है और उनका जो औसत वार्षिक निवल संपत्ति है, औसत वार्षिक निवल संपत्ति वो 300 करोड़ होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा भी हो चलेगा। साथ ही साथ वो लगातार 3 साल से या फिर 3 साल में किसी एक वर्ष में उसका जो लाभ है वो 30 करोड़ से भी ज़्यादा हो या फिर लगभग 30 करोड़ हो, तो ऐसे कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी 1 कहा जाता है। तो ये 3 को आधार है, इन तीनों आधार को याद रख लीजिएगा। 300 करोड़ औसत वार्षिक निवल संपत्ति, 3 साल से लाभ भी अर्जित कर रहे हो, इसके अलावा पिछले 3 साल में किसी एक साल में उसका जो लाभ है वो 30 करोड़ होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, तो उसको हम लोग जो है वो मिनी रत्न श्रेणी 1 कह देंगे। उनके पास सरकार के अनुमोदन के बिना कुल निवल संपत्ति के बराबर या फिर पूंजीगत व्यय करने की स्वायत्तता होती है।
कहने मतलब क्या है, इनके पास जो है सरकार के अनुमोदन के बिना, मतलब ये सरकार से बिना अनुमति के वो अपनी कुल निवल संपत्ति के बराबर, मतलब उनका जो कुल निवल संपत्ति कितना है 300 करोड़, तो 300 करोड़ के बराबर या फिर पूंजीगत व्यय करने की जो है वो स्वायत्तता होती है। ठीक है, आगे देखिए। फिर से समझिए, मिनी रत्न श्रेणी 1 में हम लोग देखें कि वैसे सेंट्रल पीएसयू जो कि लगातार 3 साल से प्रॉफिट में हो, पहला पॉइंट। उसके बाद उनका जो औसत वार्षिक निवल संपत्ति है वो आपका 300 करोड़ होना चाहिए, और वो लगातार 3 साल में प्रॉफिट में तो है ही, और उनका 3 साल में किसी एक साल का प्रॉफिट वो लगभग लगभग 30 करोड़ होगा, तो उसको जो है वो हम लोग मिनी रत्न श्रेणी 1 कह देते हैं। सिंपल सी बात है। ये अपने क्या करते हैं, सरकार के अनुमति के बिना ही अपना जो कुल निवल संपत्ति यानी कि 300 करोड़ उतना या फिर पूंजीगत व्यय करने की जो है वो इनको आज़ादी होती है, स्वायत्तता होती है। इसके अलावा ये नीचे वाला पॉइंट याद मत लिख रखिए, इसको कंफ्यूज हो जाइएगा। अब देख लीजिए मिनी रत्न श्रेणी 2 क्या है। तो बोला जा रहा है वैसे सार्वजनिक उपक्रम यानी कि वैसे सेंट्रल पीएसयू जो विगत 3 साल से लाभ अर्जित तो कर रहे हैं और उनकी निवल संपत्ति लगातार 3 वर्षों से धनात्मक यानी कि सरप्लस में हो, तब ऐसे कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी 2 में रखा जाता है। ऐसा नहीं है उन लोगों का कि उनका जो निवल संपत्ति है लगातार 3 साल से पॉजिटिव में है, अगर उनका जो 300 करोड़ हो जाए तो वो भी मिनी रत्न श्रेणी 1 में चले जाएंगे, लेकिन 300 करोड़ से नीचे ही है और वो भी फायदे में ही है, तो उनको मिनी रत्न श्रेणी 2 कहा जा रहा है। इनके पास सरकार के अनुमोदन के बिना 300 करोड़ या फिर अपनी निवल संपत्ति के बराबर जो भी कम हो उसके बराबर पूंजीगत व्यय करने की जो है वो इनको वित्तीय स्वायत्तता होती है। तो मिनी रत्न श्रेणी 2 को भी अपने निवल संपत्ति के बराबर या फिर 300 करोड़ रुपए तक पूंजीगत व्यय करने की स्वायत्तता होती है, वित्तीय स्वायत्तता होती है। और मिनी रत्न श्रेणी 1 में भी अपना कुल निवल संपत्ति या फिर 500 करोड़ यहाँ तक पूंजीगत व्यय करने की जो है वो आपका स्वायत्तता होती है। तो यहाँ पे जो है वो आपका 300 करोड़ रुपये तक या फिर अपनी कुल निवल संपत्ति के बराबर, और यहाँ पे 500 करोड़ रुपये तक, यहाँ देख लो, यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा 500 करोड़, यहाँ पे 500 करोड़ रुपये तक या फिर अपनी कुल निवल संपत्ति के बराबर जो है वो आपका पूंजीगत व्यय करने की स्वायत्तता होती है। तो ये हो गया आपका मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2 के बारे में कहानी। ठीक है, आगे देखिए। तो ये आपका महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनी का जो है वो देखने को मिल गया आपका, इसका पूरा व्याख्या। ठीक है, अब देख लीजिए तीनों के बाद हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। नया टॉपिक क्या है, इसी से संबंधित है, वो है कि महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न कंपनियों की विशेषताएं क्या है, और इस रणनीति का यानी कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न जो नीति है इसका लाभ क्या है, इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, इसका कमी क्या है, इसका नकारात्मक पक्ष क्या है, और औद्योगिक रणनीति का वर्गीकरण का जो लाभ क्या क्या है। देखो, औद्योगिक रणनीति का वर्गीकरण किया गया है महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न में, इन सभी का लाभ क्या है। तो ये सारे जो पॉइंट है वो सभी एक ही है, इन सब का जो मतलब है वो सब क्या होता है, एक ही होता है। तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा, इन सब का जो मतलब है एक ही है। तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों का विशेषता देख लीजिए, इनका सकारात्मक पक्ष देखिए, ये सभी हम लोग देख रहे हैं सकारात्मक, और इनका नकारात्मक सारे पक्ष देख रहे हैं। सबसे पहले तो इसका हम लोग सकारात्मक पक्ष देख रहे हैं, इनका विशेषता देख रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि इससे कंपनियों को चयन का अधिकार प्राप्त होगा, जिस कारण इन कंपनियों की प्रभावशीलता और क्षमता इसमें भी अप्रत्याशित वृद्धि होगी। कैसे होगा, आप बांट दिए हैं कि ये महारत्न कंपनी है, ये मिनी रत्न कंपनी है, ये नवरत्न कंपनी है, तो इनसे क्या हो गया है, आपका विविधीकरण हो गया है, और इससे कंपनियों को जो है वो चयन का अधिकार देखने को मिलेगा, और इस कारण कंपनियों की जो प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस, और इसका जो क्षमता है, कैपेसिटी, इसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रबंधकीय एवं वित्तीय स्वायत्तता के कारण सरकार के हस्तक्षेप में कमी के कारण पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होगी। तो आप एक तरह से प्रबंधन करने का और उनको वित्तीय स्वायत्तता दे दिए हैं, तो इससे क्या होगा, और साथ ही साथ सरकार का हस्तक्षेप भी कम कर दिए हैं, तो वो अपने अनुसार योग्य व्यक्ति का चुनाव करेंगे, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो एक तरह से ये बढ़िया है। इसके अलावा
लाल फीताशाही भ्रष्टाचार, इसमें क्या होगा, कमी होगा। और यह नीति कंपनियों को अच्छे प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी, कैटेगरी बना इसीलिए ना, यानी कि सबको ये इंस्पिरेशन रहेगा ना कि अगर हम और बढ़िया काम करेंगे, मेरा नेटवर्थ बढ़ेगा, मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, तो हम नवरत्न ये मिनी रत्न श्रेणी 2 से मिनी रत्न श्रेणी 1 में जाएंगे। मिनी रत्न श्रेणी 1 से हम लोग अब जो है वो नवरत्न की तरफ जाएंगे, नवरत्न से फिर हम लोग महारत्न की तरफ जाएंगे। तो इनसे क्या होगा, इनको अच्छे प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे, हमेशा इंस्पायर रहेंगे, यार हमको बढ़िया प्रदर्शन करना है, हमको भी महारत्न कंपनी बनना है, हमको भी नवरत्न कंपनी बनना है, ऐसा ये भी हो जाएगा। इसको क्यों किया गया, हम लोग कैटेगरी में इसको बांट दिए इसलिए ना, ये इसका फायदा हो गया है 3-4 ठो। अब देख लीजिए इसका कुछ कमी भी है, नकारात्मक पक्ष, उसको देख लीजिए। बोला जा रहा है कि 291 केंद्रीय लोक उपक्रम कंपनियों में से केवल 99 कंपनी 13-12-74, यानी कि 13 महारत्न, 12 नवरत्न और 74 मिनीरत्न कंपनियों को ही महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त है। अर्थात इस नीति की प्रभावशीलता जो है वो आपका अपेक्षाकृत कम है। सिंपल सी बात है। 291 हम लोग किस तर्ज पे कह रहे हैं वो आप समझ लीजिए। 291 आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि गवर्नमेंट के पास जो है वो 1300 लगभग PSU है, जिसमें से 300 जो है वो आपका सेंटर के पास और 1000 लगभग स्टेट के पास है। बाद में इसमें से देखिएगा तो आप पाइएगा कि 300 में से अभी इसकी जो संख्या वो आपका 291 रह गया है केंद्र का, और ये 1000 था पहले, 1000, और 1000 से ये घटकर जो है वो आपका कितना हो गया है, अब ये 1000 से घटकर जो है वो आपका हो गया है 974। अब देख लीजिए ये 291 है सेंटर का जो PSU है, इसी को ही आपका नवरत्न, मिनीरत्न और आपका महारत्न में डिवाइड किया गया है। इसको भी जो है वो आपका 291 में केवल 99 को ही कैटेगरी में बांटा गया है, बाकी को छोड़ दिया गया है। 99 में भी आपका 3 कैटेगरी बना दिया है, एक है आपका 12, एक है आपका 13 और एक है आपका 74, ये 3 को कैटेगरी बनाया है। तो ये 1300 में सेंटर और स्टेट दोनों को मार दिया गया है। इसमें 291 जो सेंटर के पास है, इसमें 291 में 99 वो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसको 3 भागों में बांटा गया, 12, 13, 74 मिनीरत्न, महारत्न और आपका नवरत्न में, ठीक है। इसके अलावा स्टेट का जो आपका 974 है, इसको तो अभी कैटेगराइजेशन किया ही नहीं गया है, और इसके अलावा और भी जो बच रहे हैं सेंटर का, उसको भी कैटेगरी में बांटा नहीं गया है। तो ये एक आपका प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए हम लोग जो आपका लोक उपक्रमों में सुधार की नीति लाए थे, जिसको हम लोग महारत्न और नवरत्न की नीति कहते हैं, और इसी को ही हम लोग विनिवेश की नीति कहते हैं। तो ये आपका फेवरेबल तो नहीं हो रहा है ना, ये तो आपका बढ़िया तो नहीं हुआ ना भाई फिर। तो इस तरह से ये देखिएगा तो थोड़ा सा इसका जो प्रभावशीलता है थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया है। तो ये लाइन आपको ध्यान में रख लेना है। अब आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि इस नीति की जो प्रभावशीलता है वो आपका अपेक्षाकृत क्या है, कम है, और इसके कारण सरकार के द्वारा जो द्वितीय पीढ़ी के सुधारों को सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिसे विनिवेश नीति कहा जाता है। तो इसके लिए देखिए सरकार जो क्या कर रही है, वो द्वितीय पीढ़ी का सुधार कर रही है, और जिसको हम लोग विनिवेश का जो है वो नीति कहते हैं। तो सरकार एक तरफ जो है वो आपका आपका क्या किया, ये PSU में सुधार करने के लिए, लोक उपक्रमों में सुधार करने के लिए आपका क्या लाया, विनिवेश मतलब ये नीति लाया, लोग मतलब क्या बोलते हैं, महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न की नीति। लेकिन ये नीति से सबको जो है वो इसका जो है वो आपका प्रभाव इसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाया। 291 में से केवल 99 को ही फुलफिल कर पाया। तो ऐसे में सरकार क्या किया कि वो द्वितीय पीढ़ी का सुधार, जिसको हम लोग द्वितीय पीढ़ी का सुधार करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट, वो विनिवेश नीति को लाया। द्वितीय पीढ़ी का सुधार जो आपका सेकंड जनरेशन का रिफॉर्म है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि और विकास को बढ़ाना था, उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या विनिवेश नीति को लाया, यानी कि आपका डिसइन्वेस्टमेंट नीति को लाया। अर्थात विनिवेश नीति के माध्यम से फिर निजीकरण की नीति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले जो सरकार क्या किया कि सरकार जो है वो 6 प्रकार बताए थे ना, 6 प्रकार से जो है वो आपका निवेश यानी निजीकरण को फुलफिल करता है गवर्नमेंट। लेकिन पहला जो नीति था NPM वाला, नवरत्न, महारत्न और आपका मिनीरत्न वाला, इससे तो आपका काम नहीं बना। देन आपके फिर क्या किया गवर्नमेंट, विनिवेश नीति को लाए। अर्थात विनिवेश नीति के माध्यम से फिर आपका निजीकरण को जो है वो लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसलिए प्राइवेटाइजेशन करने का कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट धीरे धीरे। और प्राइवेट क्यों कर रहा है वो आपको अब समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए,
हम लोग देखिए कि निजीकरण को लागू करने के लिए देखिए सिंपल समझ लीजिए कि जो निजीकरण है, निजीकरण को लागू करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो दो काम किया। दो काम क्या क्या किया वो समझ लीजिए। एक काम तो किया आपका प्रबंधकीय सुधार किया। देखिए आप रुग्ण उद्योगों से जोड़िए इसको। हम लोग देखे थे ना वहाँ पे कि 1987 में भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना किया गया था, जो कि आपका रुग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आता है, यानी कि सिक इंडस्ट्री कंपनी का अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसी के अलावा 1985 में आपका सिका एक्ट और 1987 में आपका औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड का स्थापना किया गया था, जिसमें हम लोग देखे थे कि सिका का मुख्य उद्देश्य है कि जो रुग्ण उद्योग है, सिक इंडस्ट्री है, इनको आपका रिकंस्ट्रक्शन करना है, इनका पुनर्गठन करना है। और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड जो है उसका मेन पर्पस था कि वो रुग्ण उद्योगों को फंड जो है वो जुगाड़ करेगा और उनको साथ ही साथ क्या करेगा, वित्तीय और प्रबंधकीय सुधार को वहाँ पे देगा। तो ये कौन करता है, तो ये आपका औद्योगिक और पुनर्गठन बोर्ड, इसके द्वारा दो तरह का काम किया जा रहा है कि जो रुग्ण उद्योग है उनको एक तरफ तो आपका वित्तीय सहायता भी देना है, वित्तीय सुधार भी करना है, और दूसरी तरफ आपका प्रबंधकीय सुधार भी करना है। क्या क्या बोले हैं कि आपका एक वित्तीय सुधार भी करना है और एक आपको प्रबंधकीय सुधार करना है। तो ये रहा आपका प्रबंधकीय सुधार, ये रहा आपका वित्तीय सुधार। तो निजीकरण को लागू करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आपका, हम लोग देखे थे कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के द्वारा दो पर्पस लाया गया था। एक है प्रबंधकीय सुधार किया गया रुग्ण उद्योगों में, और एक आपका वित्तीय सुधार किया गया। प्रबंधकीय सुधार करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आपका एनपीएम नीति को लागू किया, यानी कि आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट नीति को लागू किया। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट नीति, इसी में ही हम लोग महारत्न, नवरत्न और आपका मिनीरत्न इस नीति को लाए, और इसके आधार पे कैटेगरी वाइज में इसको बांटा गया। और जो आपका वित्तीय सुधार है, वित्तीय सुधार को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आपका विनिवेश नीति को लाया। किसको लाया, तो विनिवेश नीति को लाया। आई होप अब ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी विनिवेश नीति की। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो विनिवेश नीति है वो क्या है। ये हम लोग पीछे से कनेक्ट किए ना, तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए, ये जो है वो आपका विनिवेश नीति है। विनिवेश नीति क्यों लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये आपका वित्तीय सुधार करना है रुग्ण उद्योगों में। पहले से हम बताया कि रुग्ण उद्योगों में औद्योगिक और वित्तीय प्रबंधन बोर्ड के द्वारा क्या किया गया, दो सुधार लाया गया। एक तो आपका रुग्ण उद्योगों में प्रबंधकीय सुधार किया गया, और दूसरा रुग्ण उद्योगों के लिए वित्तीय सुधार किया गया। प्रबंधकीय सुधार के लिए एनपीएम लाए, यानी कि न्यू पॉलिसी मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं, सॉरी, एनपीएम मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और इसके तहत हम लोग जो है वो आपका क्या किए, नवरत्न, मिनीरत्न और महारत्न कैटेगरी में बांट दिए। और वित्तीय सुधार के अंतर्गत हम लोग क्या किए, विनिवेश नीति लाए। तो हम लोग अब विनिवेश नीति को देखेंगे। और ये विनिवेश नीति क्यों लाया गया, तो निजीकरण को लागू करने के लिए विनिवेश नीति लाए। क्योंकि हम लोग देखें ना भाई कि निजीकरण को फुलफिल करने के लिए 6 आर्थिक सुधार किए गए थे। 6 आर्थिक सुधार में आपका ये भी आ गया, यही चीज़ है। बस बोला जा रहा है कि 1991 में निजीकरण प्रक्रिया के तहत सरकार के द्वारा विनिवेश नीति को अपनाया गया था। कब, 1991 में निजीकरण प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए, इनको सुनिश्चित करने के लिए विनिवेश नीति को अपनाए थे, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि विक्रय करना, यानी कि बेचना या फिर सेल करना। तो विनिवेश कर देना, बोलते हैं हम लोग की गवर्नमेंट जो है वो विनिवेश कर दे रही है। विनिवेश मतलब जो है वो सरकारी परिसंपत्ति को बेच रही है, उसका सेल कर रही है, उनका विक्रय कर रही है। जिसके अंतर्गत क्या करती है सरकार, जो है वो सार्वजनिक परिसंपत्तियों का, यानी कि जो आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इनको जो है वो सरकार के द्वारा सार्वजनिक परिसंपत्तियों में सरकार की हिस्सेदारी को मुक्त बाजार में, यानी कि ओपन मार्केट में बेच दिया जाता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकारी अंशदान, यानी कि हिस्सेदारी को मुख्यतः निजी क्षेत्रों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, म्यूचुअल फंड, कर्मचारियों या फिर जनता को प्रत्यक्ष रूप से बेचा जाता है। यही जो है वो आपका विनिवेश, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। पैसा लगाना कोई कंपनी में, वो आपका निवेश कहला रहा है। उस कंपनी को बेचना ओपन मार्केट में, उसको विनिवेश कहते हैं। तो विनिवेश सिंपल सा अर्थ यही है कि निजीकरण प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए सरकार 1991 में विनिवेश नीति को अपनाया था। और इसका अर्थ होता है विक्रय करना, सेल करना, बेचना।
और इसके अंतर्गत क्या कर रही, जो सरकार है वो अपना जो सार्वजनिक परिसंपत्ति है, तो सार्वजनिक परिसंपत्ति में जो सरकार का हिस्सेदारी है उसको कम करके, और जो आपका निजी जो साझेदा ये है, ये सरकार का हिस्सेदारी कम कर दिया और निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। मतलब कि सरकार का जो है वो इसमें क्या बोलते हैं, हिस्सेदारी कम हो गया और प्राइवेट क्षेत्र का हिस्सेदारी बढ़ गया। आप देखते होंगे एयरपोर्ट, रेलवे, इसमें पहले सभी सरकारी हुआ करता था, अब सभी को गवर्नमेंट जो है वो आपका प्राइवेट कर किया जा रहा है। तो यही चीज़ है आपका, सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि विनिवेश नीति के माध्यम से आपका प्राइवेटाइजेशन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें क्या करती है कि जो सरकारी परिसंपत्ति है इसको सरकार क्या करता है, ओपन मार्केट में यानी कि मुक्त बाजार में बेच देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार जो है वो अंशदान यानी कि हिस्से या फिर हिस्सेदारी इसको मुख्यतः निजी क्षेत्रों को दे देता है, या फिर किसी वित्तीय संस्थान को दे देता है, या फिर किसी सार्वजनिक उपक्रमों को ही दे रहा है, म्यूचुअल फंड को दे रहा है। म्यूचुअल फंड जो है वो आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इसके ऊपर चलता है, या फिर वो कर्मचारियों को बेच दे रहा है, या फिर आम जनता को ही प्रत्यक्ष रूप से वो बेच दे रहा है। यही जो है वो आपका विनिवेश कहला रहा है। तो सरकार अपना परिसंपत्ति, अपना जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है इसको ओपन मार्केट में बेच दे रहा है, किसी वित्तीय संस्थान को, सार्वजनिक उपक्रम को, म्यूचुअल फंड को, कर्मचारी को, या फिर जनता को प्रत्यक्ष रूप से बेच दे रहा है। यही आपका विनिवेश है। क्लियर? तो आप कभी भी विनिवेश वर्ड आप सुनिएगा तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, सरकार के द्वारा अपने हिस्सेदारी को कभी कभी आईपीओ के माध्यम से आम जनता को बेच दिया जाता है। बोलता है कि आप मेरा आईपीओ खरीदिए, आप अगर आईपीओ खरीदिएगा तो इतना % इसमें आप भी इसका मालिकाना हक इसमें पार्टनरशिप हो जाइएगा। तो आईपीओ मतलब होता है क्या, वो देख लीजिए। दो वो हम लोग एक्ट पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। एक है आपका आईपीओ और एक है आपका एफपीओ। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ मतलब होता है फॉलो अप पब्लिक ऑफर। ये दोनों पॉइंट हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे, समझे। तो क्या करता है गवर्नमेंट जो है वो, सरकार जो है वो अपने हिस्सेदारी को कभी कभी क्या करता है, वो आईपीओ के माध्यम से बेच देता है आम जनता में, या फिर लोगों में, किसी कंपनी को, किसी संस्था को, ऐसे। और ऐसे विनिवेश को हम लोग इक्विटी विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विटी विनिवेश। तो जब सरकार अपना हिस्सेदारी कभी कभी आईपीओ के माध्यम से यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर इसके माध्यम से आम लोगों को, आम जनता को बेच दे, तो इसको हम लोग, ऐसे विनिवेश को हम लोग इक्विटी विनिवेश कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, जब सरकार के द्वारा किसी सार्वजनिक उपक्रम में हिस्सेदारी का 26% तक हिस्सेदारी बेच दिया जाता है तो इसको हम लोग माइनॉरिटी विनिवेश कहते हैं। तो अगर सरकार जो है वो अपना पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि पीएसयू का जो है हिस्सेदारी लगभग 26% तक बेच देता है तो उसको हम लोग माइनॉरिटी विनिवेश कहते हैं। और अगर अपना हिस्सेदारी आम जनता को बेचे, वो भी आईपीओ के माध्यम से, तो उसको हम लोग इक्विटी विनिवेश कहते हैं। और वहीं 26% तक हिस्सेदारी बेच दे तो उसको हम लोग माइनॉरिटी विनिवेश कहते हैं। वहीं जब सरकार के द्वारा अपने हिस्सेदारी का 26 से 4% शेयर बेच दिया जाता है, 26% से 4% शेयर बेच दिया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रणनीतिक यानी कि माइनॉरिटी विनिवेश कहा जाता है। आए कैसे बोल रहा है, एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, यहाँ समझ लीजिए, ये 26 से 4 नहीं है, 26 से है ये आपका 49, तो 26 से है ये 49%, ये समझ लीजिए। 26 से है 49, तो ये 26 से अगर 49% अगर बेच दे, अगर वो 26% तक अपना हिस्सेदारी को बेचेगा तो उसको बोलेंगे माइनॉरिटी विनिवेश। और अगर वो 26 से 49% तक अपना हिस्सेदारी को बेच दे तो उसको बोलेंगे रणनीतिक माइनॉरिटी विनिवेश यानी कि स्ट्रैटेजी माइनॉरिटी विनिवेश। और जब सरकार के द्वारा अपनी हिस्सेदारी का 50% शेयर बेच दिया जाता है, हिस्सेदारी बेच दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं रणनीतिक मेजोरिटी यानी कि स्ट्रैटेजी मेजोरिटी विनिवेश कहते हैं। अगर वो सरकार अपना हिस्सेदारी अगर आईपीओ के माध्यम से आम जनता में बेचे तो उसको बोलते हैं इक्विटी विनिवेश। और यदि सरकार अपना जो सार्वजनिक लोक उपक्रम है इसमें हिस्सेदारी 26% तक बेच दे तो उसको बोलते हैं माइनॉरिटी विनिवेश। और वहीं अगर वो 26 से 49%
तक का अगर शेयर बेच दे तो उसको बोलते हैं रणनीतिक माइनॉरिटी विनिवेश। और वहीं 50% तक बेच दे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी मेजोरिटी विनिवेश, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट। और जब भी आपको अगर 50% अगर आप बेच दीजिएगा तो ऐसे में वो 50-50% का दोनों पार्टनरशिप हो जाइएगा ना, तो ऐसे में आपको प्रबंधकीय नियंत्रण का भी ट्रांसफ़र करना होगा, यानी कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं ये भी आपको देना पड़ेगा, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, दोनों पास बराबर हो जाएगा ना। तो ऐसे में सामान्य शब्दों में मेजोरिटी डिस इन्वेस्टमेंट को ही निजीकरण कहा जाता है। सामान्य शब्दों में क्या है कि जो आपका मेजोरिटी डिस इन्वेस्टमेंट है आपका, यानी कि स्ट्रैटेजी मेजोरिटी डिस इन्वेस्टमेंट, यानी कि 50% साझेदारी आप बेच दिए हैं तो यही आपका जो है वो निजीकरण कहलाता है। 26% तक अगर आईपीओ के माध्यम से आम जनता को बेचे तो वो हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी विनिवेश। 26 से 49% अगर आप बेचें तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी माइनॉरिटी डिस इन्वेस्टमेंट। 50% तक अगर आप बेच दिए तो उसको बोलेंगे स्ट्रैटेजी मेजोरिटी डिस इन्वेस्टमेंट। और 100% कोई कंपनी जो है अपना शेयर नहीं बेच सकती है एक साथ एक बार में कभी भी। ओके, ठीक है। गवर्नमेंट अपना द्वितीय कार्य छोड़कर प्राइवेट हेतु ओनली प्राथमिक कोर कार्य करना, यही आपका रोल बैक है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ तक का जो है वो आपको बातें समझ में आ गई होगी कि ये जो विनिवेश हम बार बार बोल रहे हैं, ये विनिवेश क्या है और विनिवेश के माध्यम से कैसे जो है वो आपका सरकार क्या कर रहा है। तो विनिवेश के माध्यम से धीरे धीरे आईपीओ जारी कर रहा है, और आईपीओ के माध्यम से पहले इक्विटी विनिवेश किया, फिर आपका स्ट्रैटेजी माइनॉरिटी विनिवेश किया, फिर आपका स्ट्रैटेजी मेजोरिटी विनिवेश किया, और ऐसे कर करके वो जो है आपका जो है वो पूरा विनिवेश के माध्यम से पूरा जो है वो आपका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण प्रक्रिया को ही फुलफिल करने का प्रयास कर रहा है गवर्नमेंट। यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा देख लीजिए विनिवेश के लाभ, इसके कारण और या फिर इसका उद्देश्य देख लीजिए। अब ये बार बार जो विनिवेश हम लोग कर रहे हैं इसका कुछ तो लाभ होगा ना, उस लाभ को भी देख लीजिए। तो बताया जाए ना कि विनिवेश की प्रक्रिया को सरकार को द्वितीयक कार्यों एवं नॉन कोर गवर्नमेंट एक्टिविटी गतिविधियों से बाहर निकलने में सहायता प्रदान करता है। देखो, अगर विनिवेश कर दे रहा है गवर्नमेंट यानी कि चीज़ों को बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो चीज़ को सरकार बेच दिया मतलब अब उसके ऊपर उसका जिम्मेदारी नहीं रहा, उसको कैसे चलाना है कैसे क्या करना है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा। क्या है, गवर्नमेंट जो है वो अपना जो आपका गवर्नमेंट जो क्या करेगा, अपना कोर एक्टिविटी जो है गतिविधि है उसको वो ध्यान देगा। इसके अलावा जो नॉन कोर गवर्नमेंट एक्टिविटी है इससे वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि अपना ये काम का जो दायित्व है वो कम कर रहा है। रोल बैक ऑफ गवर्नमेंट। तो रोल बैक गवर्नमेंट क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट अपना प्राथमिक कार्य को केवल करेगा, द्वितीयक कार्य को छोड़ देगा। द्वितीयक कार्य प्राइवेट सेक्टर करेगा, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया ना उसका, इसी को। तो विनिवेश की प्रक्रिया से सरकार जो है वो अपना प्राथमिक कार्य को ही करेगा, और द्वितीयक कार्य जो कि आपका नॉन कोर गवर्नमेंट एरिया है इसको प्राइवेट के लिए छोड़ देगा, यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। अगर एग्जांपल में देखें तो आपका उड़ियन क्षेत्र एयरपोर्ट को बेच रहा है, संचार क्षेत्र कम्युनिकेशन क्षेत्र को बेच रहा है, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बेच रहा है, इन इत्यादि को सरकार द्वितीय गतिविधियाँ या फिर नॉन कोर गतिविधियों में शामिल करता है। वहीं दूसरी ओर सरकार की कोर गतिविधियों यानी कि प्राथमिक कार्यों में आपका बाह्य सुरक्षा जैसे कि आपका सेना, आंतरिक सुरक्षा, इसमें आपका कानून व्यवस्था, लॉ ऑर्डर, लोक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभागीय कार्य इत्यादि को शामिल किया जाता है। आप देखते होंगे ना, जो आपका प्राथमिक कार्य है इसको गवर्नमेंट कभी भी नहीं बेचेगा, केवल अपना द्वितीय कार्य को ही बेचेगा, जिससे सरकार का जो है वो वर्कलोड कम हो सके, रोल बैक कर सके ये अपने आप से। तो सरकार केवल द्वितीय गतिविधियों को जो कि नॉन कोर गतिविधि है इसी को ही क्या कर रहा है, विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से इसको में जो है निजीकरण ला रहा है, जबकि कोर गतिविधियों में नहीं। नॉन कोर में कौन कौन शामिल है, तो आपका उड़ियन क्षेत्र शामिल है, हॉस्पिटैलिटी शामिल है, संचार क्षेत्र शामिल है, ये सभी। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल है जिसको हम लोग कोर गतिविधि कहते हैं, उसमें आपका बाह्य सुरक्षा है जो कि आपका सेना हो गया, आंतरिक सुरक्षा है जिसमें आपका कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सभी शामिल हो जाएंगे, लोक प्रशासन शामिल है, विभागीय कार्य इसमें शामिल है, शिक्षा शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है, ये सभी आपका प्राथमिक कार्य है। देन इसमें कभी भी गवर्नमेंट जो है वो आपका प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगा। और भी इसका लाभ देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि विनिवेश नीति का एक अन्य उद्देश्य लोक उपक्रमों के ऋण भार को कम करके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करना है। तो विनिवेश नीति के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, लोक उपक्रमों का
जो है ऋण भार इसमें जो है कम कर देते हैं और उसको मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं, यानी कि मॉडर्न प्रक्रिया में आधुनिक प्रक्रिया को हम लोग कर देते हैं। तो लोक उपक्रमों में भी ऋण भार को कम करके उसको आधुनिक बनाते हैं। तीसरा लाभ इसका है, लोक उपक्रमों को स्वायत्तता प्रदान करके पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और दक्षता कैपेबिलिटी को भी यहाँ पे जो है वो सुनिश्चित किया जाता है लोक उपक्रमों में। तो लोक उपक्रमों को आप पावर दे दीजिए, स्वायत्तता दे दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, पारदर्शिता और दक्षता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। उसके बाद देख लीजिए, विनिवेश नीति के माध्यम से सरकार के राजकोषीय घाटा को भी विनिवेश नीति के माध्यम से सरकार क्या करता है, अपना राजकोषीय जो घाटा है, फिजिकल डेफिसिट, इसको भी वो कम करता है। और जिसके अंतर्गत विनिवेश नीति विनिवेश से प्राप्त पूंजी या फिर संसाधन को सरकार के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचनाओं के विकास में विनिवेश कर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाया जाता है। तो सरकार क्या करता है, विनिवेश नीति के माध्यम से राजकोषीय घाटा को भी कम करता है। और फिर क्या करता है कि जो अगर विनिवेश किए तो जो भी बेचा, विनिवेश किया, चीज़ों को बेचा, तो उससे जो प्राप्त हो रहा आय, मतलब पैसा आय हो रहा है, उससे प्राप्त हो रहा है पूंजी, पैसा या फिर संसाधन जो भी प्राप्त हो रहा है, उसके द्वारा सरकार क्या करता है, सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास कर देता है और इसके विकास में निवेश करके आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भी तेजी लाता है। तो देख लीजिए, सरकार क्या करता है, विनिवेश नीति के माध्यम से सरकार अपना फिजिकल डेफिसिट को भी सुधारता है और विनिवेश कर रहा है, सरकार बेच रहा है तो सरकार के पास पैसा आ रहा है। देन सरकार के पास जब पैसा आ रहा है तो वो सरकार क्या करेगा, उससे जो पैसा आ रहा है, पूंजी आ रहा है, संसाधन आ रहा है, उसका यूज कहाँ पे करेगा, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाओं के विकास में। और जब आप सामाजिक अवसंरचनाओं का विकास कीजिएगा तो हेल्थ के ऊपर, शिक्षा के ऊपर आपका अगर खर्च कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इससे अवसंरचनाओं का विकास होगा तो आपका आर्थिक विकास भी होगा। क्लियर सी बात है। अगर आप रोड बनवाइएगा, अवसंरचना का विकास कर रहे हैं, रोड में आप जो है लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अगर आप कुछ और भी अगर कुछ इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इंडस्ट्री में लोगों को काम मिलेगा। इस तरह से सब कुछ हो सकता है। तो सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाओं के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को भी यहाँ पे तेजी से लाया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का विकास करेंगे तो आर्थिक विकास भी आपका देखने को मिलेगा। आगे देख लीजिए, इक्विटी डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि इक्विटी विनिवेश की जो है संकल्पना वो भारत में 1999 में अपनाया गया था। यानी कि जो है आपका कि इक्विटी डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग किसको कह रहे हैं, तो हम लोग जो है बोला जा रहा है कि सरकार जो है अपना हिस्सेदारी कभी कभी आईपीओ के माध्यम से, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से वो बेच दे रहा है अपना साझेदारी, उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे विनिवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी विनिवेश कहते हैं। सिंपल सी बात यही है, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा इसका एक और भी लाभ है जो कि है कि सुशासन की स्थापना भी विनिवेश नीति की जो है वो एक पर्पस है कि सुशासन को भी लाना है, गुड गवर्नेंस को भी लाना है, ये भी विनिवेश नीति का ही एक पर्पस है, इसी का ही उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, थोड़ा सा और पॉइंट है, भारत में विनिवेश नीति के अंतर्गत निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए, भारत में जो आपका विनिवेश नीति है इसको लागू करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है विनिवेश नीति के लिए। तो सबसे पहले आपका आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको लागू किया जाता है। और आपका एफपीओ यानी कि फॉलो अप पब्लिक ऑफर, इसके माध्यम से विनिवेश किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया है। आईपीओ मतलब होता है प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ मतलब होता है अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम यानी कि फॉलो अप पब्लिक ऑफर। इसके माध्यम से विनिवेश करता है आईपीओ और आपका एफपीओ के माध्यम से। इसके अलावा सामरिक विनिवेश यानी कि रणनीतिक विनिवेश जिसको कहते हैं, यानी कि 50% का शेयर बेच देना, वही आपका विनिवेश हो जाएगा, सामरिक विनिवेश। इसके अलावा बिक्री के लिए कर्मचारियों को प्रस्ताव देना। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से भी विनिवेश करता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से भी। इसके अलावा संस्थागत नियुक्ति कार्यक्रम के माध्यम से भी सरकार जो आपका जो है वो विनिवेश करता है। तो यहाँ तक जो है वो आपका विनिवेश वाला जो पॉइंट था वो कंप्लीट हो जाता है। तो विनिवेश क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा था, डिटेल बड़ा नहीं था, मतलब ये थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक था। इसी के माध्यम से जो है वो आपका निजीकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको फिर मैं बता दूं कि लोक उपक्रमों में सुधार यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में रिफॉर्म करना, फिर आपका महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न की नीति को लाना, और फिर आपका विनिवेश की नीति को लाना, ये तीनों जो है वो आपका एक ही है, एक ही चीज़ से संबंधित है।
उद्योगों से संबंधित है। तीनों को एक ही साथ लिखना है, ये अलग अलग नहीं है, इसको बांट के नहीं आप पढ़िएगा, तीनों को एक ही साथ पढ़िएगा, तीनों को एक ही में रखिएगा, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का उद्देश्य एक ही है, तीनों एक ही एक तरह से देखा जाए तो हम लोग देख रहे थे कि जो सरकार है, तो सरकार क्या कर रही है कि जो सरकार है निजीकरण को यानी कि प्राइवेटाइजेशन को फुलफिल करने के लिए जो सरकार है वो आपका 6 तरह का आर्थिक सुधार कर रही है, जिसमें से पहला है आपका बी आरक्षण की नीति, दूसरा है बी लाइसेंसिंग की नीति, तीसरा है रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति, ये तीनों पढ़ चुके थे। उसके बाद चौथा है लोक उपक्रमों में सुधार करना, इसी को ही हम लोग महारत्न और नवरत्न की नीति भी कहते हैं, और इसी को ही हम लोग विनिवेश की नीति कहते हैं। ये तीनों एक ही है और इसके माध्यम से भी आपका निजीकरण को ही फुलफिल किया जा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक और पढ़ेंगे हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की नीति यानी कि MOU की नीति। इसके अलावा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की नीति, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हल्का सा आप देख लीजिए, अगर समय मिलता है तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर ही देते हैं। रुको 1 मिनट। अच्छा, आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे MOU मतलब क्या होता है। MOU का मतलब देख लीजिए, MOU के बारे में देख लीजिए। तो सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए 1991 में ही हम लोग MOU की नीति को लागू किए थे, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता में वृद्धि करना है। तो हम लोगों को एक तरफ तो फंड भी बढ़ाना है और प्रबंधकीय स्वायत्तता भी देना है, इसके लिए हम लोग MOU की नीति लाए तथा स्वायत्तता एवं जवाबदेहिता में संतुलन जो है वो स्थापित करके आर्थिक प्रदर्शन में हम लोगों को सुधार करना है। ये था MOU का पर्पस। आगे देख लीजिए, इस नीति के अंतर्गत लोक उपक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करके एक प्रतियोगी आर्थिक वातावरण का निर्माण करना है, और वर्तमान समय में इस नीति को हम लोग PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहते हैं, और जो कि आपका लोक निजी भागीदारी मॉडल भी कहलाता है। तो MOU सिंपल समझ लीजिए कि सरकार और प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करेंगे, यही जो है वो आपस में एक तरह से MOU कहलाता है। ठीक ना। आप देखते होंगे स्कूलों में, आप देखते होंगे कॉलेजेस में, आप देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटल में, आप देखते होंगे यातायात में, जैसे कि आपका टोल टैक्स वगैरह में, सभी में MOU होता है। तो MOU के सिंपल सी अर्थ है कि ये क्या करता है, इसका उद्देश्य है कि वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता में वृद्धि करना है, और साथ ही साथ स्वायत्तता और जवाबदेहिता में संतुलन स्थापित करके आर्थिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। ये हो गया आपका MOU। तो ये 5वां हो गया आपका सुधार, आर्थिक सुधार। अब 6ठा आर्थिक सुधार जो है वो आपका है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कार्यक्रम। तो ये है आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कार्यक्रम। ये क्या होता है कि 1991 से पहले अधिकांश जो लोक उपक्रम है PSU है, वो कर्मचारी अधिक यानी कि स्टाफिंग की समस्या से ग्रसित थे, यानी कि जितना जरूरी नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे कर्मचारी भर के रख लिए हैं, जिसका जो है वो प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव उनके वार्षिक बजट पर भी पड़ता था। इस कारण अधिकांश लोक उपक्रम औद्योगिक रुग्णता से जो समस्या इससे ग्रसित हो जाते थे। कहने मतलब क्या, 1991 से पहले अधिकांश जो PSU है यहाँ पे कर्मचारी की संख्या अधिक हो जाती थी, ओवर स्टाफिंग की समस्या से ये सभी ग्रसित थे, जिनके कारण उनका जो बजट का है वो आपका हमेशा नकारात्मक रहता था। फिर क्या होता था कि जो उद्योग है वो भी आपका ठप हो जाता था, और आपका औद्योगिक रुग्णता यानी सिकनेस की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, जिस कारण से जो है वो आपका हम लोग उसको रुग्ण उद्योग भी कहते थे। फिर क्या हुआ, 1991 में भारत सरकार के द्वारा निजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू किया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कर्मचारियों की संख्या इसको कम करना है और गैर विकासात्मक व्यय इसको कम करना है। साथ ही साथ लोक उपक्रमों में युवा यानी कि यंग, साथ ही साथ डायनेमिक यानी कि गतिशीलता, इसको गतिशील बनाना है, जिस कारण सरकार के द्वारा पुराने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रोत्साहित करके फ्रेश टैलेंट लोगों को भर्ती कर लेना है, और ताकि उपक्रमों की दक्षता भी बढ़े और आपका प्रभावशीलता भी यहाँ पे उसमें वृद्धि हो, और उन्हें ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाया जाए यानी प्रतियोगी बनाया जा सके। क्लियर। तो क्या बोले हम समझ लीजिए। हम लोग देखें कि 1991 से पहले अधिक कर्मचारी हुआ करते थे जिनका कोई काम नहीं है, वो उनकी उत्पादक क्षमता जो है कम थी, उनकी दक्षता भी कम थी, फिर भी उनको हम लोग रखे थे। इस कारण से हम लोगों का जो है वो उद्योग जो है वो ग्रसित हो गया था। हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग औद्योगिक रुग्ण उद्योग कहते हैं। बाद में 1991 के बाद निजीकरण प्रक्रिया को हम लाए हम लोग। इसके तहत हम लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को भी लाए। स्वैच्छिक यानी कि आप अपनी इच्छा से जो है वो रिटायर हो जाइए, और इसका एक ही पर्पज़ था कि कर्मचारियों की संख्या को कम करना है,
और साथ ही साथ जो आपका गैर विकासात्मक व्यय है इसको भी कम करना है। और इसके साथ लोक उपक्रमों को हम लोग यंग बनाना है, यानी कि युवा बनाना है, इसको डायनेमिक यानी कि इसको गतिशील बनाना है लोक उपक्रमों को। और जिसके कारण क्या होगा, सरकार अपने पुराने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए क्या कर प्रोत्साहित कर रहा है, यानी कि आप रिटायर हो जाइए और उसके स्थान पे फ्रेश टैलेंट लोगों को भर्ती कर रहा है। इससे क्या हो जा रहा है कि इससे आपको लोक उपक्रमों की दक्षता बढ़ रही है, कैपेबिलिटी बढ़ रही है, और ये इनकी जो प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस है, ये भी बढ़ रहा है। और इनको ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाया जा रहा है, इनको ज़्यादा प्रतियोगी बनाया जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग आएंगे, उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा प्रतियोगी बन सकेगा ना। 1996 से 2013 के मध्य में लगभग 6.5 लाख कर्मचारियों ने इस सेवा का लाभ प्राप्त किया। मतलब कि 1996 से लेकर 2013 के बीच में लगभग 6.5 लाख कर्मचारी जो है वो इसी सेवा के अंतर्गत रिटायर हुए, जिनके अंतर्गत सरकार के द्वारा एक निश्चित वित्तीय क्षतिपूर्ति रकम रिटायर होने पर कर्मचारियों को दिया जाता है। मतलब कि आप रिटायर हो जाइए, आपको एक पेंशन मिलेगा, क्षतिपूर्ति कंपनसेशन मिलेगा, आपको कुछ एक निश्चित राशि दे दिया जाएगा, आप उसी से जो है वो अपना गुजर बसर कीजिए, फिर आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपके स्थान पे हम लोग एक नया जो है फ्रेश लोगों को इसमें शामिल करेंगे। तो ये था आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम। तो ये 6 गो जो कार्यक्रम है अभी तक आपको बताए हैं कि निजीकरण को अगर आपको लाना है तो निजीकरण को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो है वो आपका 6 तरह का आर्थिक सुधार करते हैं गवर्नमेंट। और ये जो 6 तरह का जो आर्थिक सुधार है वो कौन कौन है, तो बताया गया 6 तरह का जो आर्थिक सुधार है। पहला है बी आरक्षण की नीति, दूसरा है बी लाइसेंसिंग की नीति, तीसरा है रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति, और चौथा है लोक उपक्रमों में सुधार, इसी को महारत्न और नवरत्न की नीति कहते हैं, और इसी को ही हम लोग विनिवेश की नीति कहते हैं। पांचवा है आपका MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की नीति, और छठा है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नीति, यानी कि आप अपनी इच्छा अनुसार रिटायरमेंट ले लीजिए। ये 6 गो आर्थिक सुधार है, और इन्हीं 6 आर्थिक सुधारों के माध्यम से सरकार जो है वो आपका निजीकरण की जो प्रक्रिया है इसको सुनिश्चित करती है। तो ये निजीकरण को अगर आपको सुनिश्चित करना है तो यही आपको 6 गो चीज़ करना पड़ेगा, और इन्हीं 6 चीज़ों के द्वारा जो आप निजीकरण को फुलफिल कर पाइएगा। आई होप यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, तो औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की जो नीति है कैसे लाई गई, और उसी को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्रों का निजीकरण, या फिर इसी को बोलते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कोटक महिंद्रा समिति का अनुशंसा आया, इसी के आधार पे आपका CSR की संकल्पना आया, इसी के बाद फिर हम लोग देखें कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाया 2015 में, उसके आधार पे हम लोग देखें कि मेक इन इंडिया आया, फिर आपका मेक इन इंडिया आया, उसके बाद आपका स्पेशल पॉलिसी फोकस लाया गया, इसके बाद हम लोग देखें कि आज बहुत सारा स्कीम आया, फिर आपका NIMG का स्कीम आया, फिर हम लोग इसी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम आया, इन सभी को हम लोग देख लेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके क्या क्या है सो। तो औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट क्या किया क्या नहीं किया उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। फिर जो है वो आपका निजीकरण वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कल जो है वो हम लोग का निजीकरण टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आने वाले नेक्स्ट 2 क्लास में फिर हम लोग निजीकरण के बाद हम लोग जो है वैश्वीकरण को भी कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद एक क्लास और आएगा जिसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, इन तीनों टॉपिक से संबंधित जितना भी फैक्ट है, कीवर्ड है, और इससे संबंधित जितना भी स्कीम वगैरह है, इनको सभी को हम लोग एक ही क्लास में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिएगा कि आपका जो है वो LPG वाला यानी कि नई आर्थिक सुधार वाला जो पॉलिसी है, मतलब ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्लास और लगेगा आपका, और 3 क्लास में नहीं 4 क्लास और लगेगा, और 4 क्लास में हम लोग पूरा ये नई आर्थिक सुधार यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला जो टॉपिक है ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।